सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। मैं मिथिलेश कुमार क्लास 11th का भूगोल मॉडल पेपर 1 लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसका ऑप्शन है आपका हेरोडेटस, इरेटोस्थनीज, गैलीलियो और अरस्तू। तो ये तो जो इरेटोस्थनीज ही होगा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इनको आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल की थी। इन्होंने जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो है प्रणाली सिस्टम को सबसे पहले स्टार्ट किया। पृथ्वी की दूरी, व्यास को मापने की कोशिश किया। ठीक है, समय प्रणाली को मापने की कोशिश किया और इन्होंने पृथ्वी के आकार की परिधि को भी मापने का काम किया, है ना। इरेटोस्थनीज यही नहीं, अभाज्य संख्याओं को भी खोज निकाला था। अब आते हैं हेरोडेटस। तो हेरोडेटस कौन है? हेरोडेटस जो है इतिहास के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। अगर हम बात करें अरस्तु की, तो ये जो हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल्स हैं, यानी राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। अब रहा गैलीलियो का, तो गैलीलियो का पूरा नाम जो है गैलीलियो गैलीली है। यह एक विद्वान है, गणितज्ञ भी हैं गैलीली, और ये इटली के रहने वाले हैं। गैलीलियो ने दूरबीन का विकास किया है, इनकी भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये गैलीली जो है दूरबीन का जो है आविष्कार किया है। इन्होंने गिरते हुए पिंडों को मूल नियम प्रतिपादित किया है कि क्यों जो है पिंड गिरता है, तारा क्यों गिरता है, इसका भी नियम जो है गैलीली जो है निकाला था। चलिए बच्चों, हम लोग क्लास ये देख रहे थे कि ज्योग्राफी का, तो ये हम लोग प्रश्न में आते हैं। दूसरा बोलता है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? आपके बीच ऑप्शन है कार्ल रीटर, हम्बोल्ट और कांट और हेटनर। तो यहाँ पर जो है बच्चों, आप सभी का जो आंसर होगा वो होगा कार्ल रीटर। जो कार्ल रीटर जो है, यह जो है प्रादेशिक उपागम का जो है प्रवर्तक है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रादेशिक उपागम होता क्या है। तो प्रादेशिक उपागम जो है तरीका या विधि, यानी भूगोल विषय के तहत भौगोलिक दुनिया का अध्ययन किस तरह किया जाता है, उसके विषय में जो है कार्ल रीटर ने नियम निकाला है। तो इस हिसाब से प्रादेशिक उपागम के जो फादर है वो कौन होगा? कार्ल रीटर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 में। बोलता है शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, बुध को, पृथ्वी को। तो ये आप सभी देखिए क्या है। आप सभी के बीच ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध और पृथ्वी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, शुक्र। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आपका आंसर होगा शुक्र। अच्छा, हम लोग सबसे पहले तारा को जानते हैं। तारा क्या है? बोल रहा है कि वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। अच्छा, तारा का निर्माण से रिलेटेड भी हम लोग कुछ थोड़ा सा कहानी जान लेते हैं कि तारा का निर्माण जो है, जब विरल गैस हाइड्रोजन का संलयन जो है हीलियम में होता है, आपस में गैस केंद्रित होकर घने बादल के समान छा जाते हैं। यह प्लाज्मा की अवस्था में रहता है, उसे नेबुला कहा जाता है। बोल रहा है कि जब जो है विरल अवस्था में गैस होता है, आपस में जो है हाइड्रोजन जो है हीलियम में संलयन होने लगता है, उसके बाद जो है ये प्लाज्मा का शेप ले लेता है। अब प्लाज्मा क्या है? खून की तरह, ब्लड की तरह जो होता है वो प्लाज्मा होता है। हाइड्रोजन और हीलियम और डस्ट के मिलने से फिर फ्रिक्शन हो जाता है,
निहारिका क्या होने लगता है, आपस में जो है रोटेट होने लगता है ना। उसके बाद फ्रिक्शन होने के बाद जो है स्वतः आग लग जाती है, और आग लगने के बाद जो है वह जो है चमकने लगता है। क्या होने लगता है, चमकने लगता है। तो इसको जो है ये तारा का निर्माण करता है। तो तारा का निर्माण जो है हाइड्रोजन हीलियम के गैस से मिलकर होता है, ठीक है। और शुक्र ग्रह शाम के समय आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसको जो है शाम का तारा जो है कहा जाता है। और सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम दिशा में जो है दिखने के कारण इसे शाम के तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। बोल रहा है कि निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, मंगल और शुक्र। तो आइए देखते हैं। ये देखिए कि ये जो है सौरमंडल में बना रखा है, थोड़ा सा समझने के लिए कि यहाँ जो है आंतरिक ग्रह कौन कौन है। तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। और बाहरी ग्रह जो है जिसको जोवियन कहा जाता है वो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो था कौन नहीं है, तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि शनि जो है वो क्या है, आंतरिक ग्रह नहीं है, बल्कि ये क्या है, बाहरी ग्रह है, यानी बाह्य ग्रह है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोलता है कि निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। तो पृथ्वी, मंगल, शनि, शुक्र। तो यहाँ पर जो है ये शनि को जो है क्या रखा गया है, बाह्य ग्रह में रखा गया है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। बोल रहा है कि भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से, मरकली पैमाने से, मापने के पैमाने से, या सिस्मोग्राफ से। तो आप सभी जो हैं देखेंगे कि ये जो है सिस्मोग्राफ से जो है मापा जाता है। किससे, सिस्मोग्राफ से। हालांकि बच्चों यहाँ पर जो है सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप के परिमाप को मापा जाता है। लेकिन चलिए हम लोग रिएक्टर स्केल के बारे में जान लेते हैं कि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पुराना तरीका है। जो एक रिएक्टर जो है ये इससे भी जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता था, लेकिन ये पुराना तरीका है, ठीक है ना। और अगर हम मरकली पैमाने की बात करें तो मरकली स्केल भूकंप की झटकों का भी तीव्रता को मापा जाता था, ठीक है ना। साथ ही भूकंप लेखी जो है भूकंप का पता लगाने के लिए बनाए गए यंत्र को भूकंप लेखी भी कहा जाता था। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 में आते हैं। बोल रहे हैं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। भूपृष्ठ, भूप्रावर, भूकोण, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप सभी के बीच हो जाएगा सी, भूक्रोड। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बोल रहे कि हिमालय पर्वत संबंधित किससे है। तो बोल रहे टेथिस सागर से है, आर्कटिक सागर से है, अरब सागर से है, भूमध्य सागर से है। तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय पर्वत जो बना हुआ है बच्चों, वो बना हुआ है टेथिस सागर से। किससे बना हुआ है, टेथिस सागर से, ठीक है। और टेथिस सागर जो है, अगर आप महाद्वीपीय विस्थापन की बात करेंगे तो महाद्वीपीय विस्थापन सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में दिया था। और इनका क्या कहना था कि जैसे पृथ्वी की जो आरंभिक अवस्था था वो 2 अवस्था में था, एक था पेंजिया और एक था पेंथालासा और एक था पेंजिया। पेंथालासा का मतलब होता है जल ही जल, और पेंजिया का अर्थ होता है स्थल भाग। क्या होता है, स्थल भाग, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक अंगारा और एक गोंडवाना, और बीच में जो होता है वो टेथिस सागर होता है। क्या होता है, बीच में टेथिस सागर होता है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे का जो है कहिए कि अट्रैक्ट हो रहा था, इधर कहिए कि एक दूसरे की ओर जो है मूव हो रहा था। और इसके टकराने के बाद जो है क्या होता है कि यह जो है
7 महाद्वीपों में जो है बट जाता है और इस तरह जो है टेथिस सागर से हिमालय का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं जो है हिमालय पर्वत से संबंधित कौन सी है, तो टेथिस सागर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। बोल रहे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई, फिर वही क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है आपका सीधा सीधा आंसर होगा, ये होगा क्या, ये होगा आपका टेथिस सागर। कौन होगा, टेथिस सागर से। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है, तो टेथिस सागर से हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। मानव किस प्रकार अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले तो हम लोग अपक्षय के बारे में जानेंगे, अपक्षय क्या है, तब तो हम ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो मानव किस प्रकार जो है अपक्षय के जो हैं कारक हैं, तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि वह प्रक्रिया तो हम लोग जो है अपक्षय देख लिए कि कैसे होता है। बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है उसे क्या कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। और यह जो है अपरदन से अलग होता है। ठीक है ना, अपक्षय चट्टानों के टूटने और पृथ्वी के खनिजों के विघटन की प्रक्रिया कहलाता है ना। अब यहाँ ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक अपक्षय है, कि रासायनिक अपक्षय है, कि जैविक अपक्षय है। तो मानव क्या है, जैविक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जैविक अपक्षय। हालांकि अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है ना, चट्टानों को जो है 3 तरीके से जो है क्या होता है, विघटन होता है, अपघटन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैविक अपक्षय क्या है। तो बोल रहा है कि जीव जंतु और वनस्पति, मनुष्य इत्यादि द्वारा जो है कहिए कि चट्टानों को टूटने फूटने में जो है कि मदद करता है या सहयोग करता है, तो इसको हम लोग जैविक अपक्षय कहेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग भौतिक अपक्षय की बात करें तो भौतिक अपक्षय के निम्न कारक सहायक हैं, जैसे सूर्य ताप के कारण जो है, वर्षा के कारण, पाला के कारण, है ना, दाब मुक्ति के कारण जो है पत्थर की जो है या चट्टानों का टूट फूट होती है, उसको हम लोग भौतिक अपक्षय कहेंगे। किसके द्वारा, तो सूर्य, पाला, दाब मुक्ति, वर्षा इत्यादि के कारण जो है चट्टानें टूट फूट हो जाती हैं, तो उसको हम लोग भौतिक अपक्षय कहेंगे। और दूसरा है कि इसके बारे में भी जान लेते हैं कि रासायनिक अपक्षय क्या है। तो ये रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का विघटन को रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। इसमें जल तथा विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण का सक्रिय होता है ना। और रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत जो है ऑक्सीकरण, है ना, कार्बोनिकीकरण और ये जो है जल योजन के कारण जो है क्या करता है, तो अपक्षय करता है। तो इस तरह हम लोग तीनों को देखें, लेकिन यहाँ मानव किस प्रकार अपक्षय करता है, तो जैविक अपक्षय आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा अपक्षयन कौन अपक्षयन है। तो आपके बीच है वर्षा, बी है पाला और सी है सूर्यताप और इनमें से सभी। तो ये आपका हो जाएगा इन में से सभी। इस सभी के कारण जो है अपक्षय का क्रिया जो होता है, सूर्य वर्षा के कारण जो होता है, सूर्यताप के कारण भी होता है और पाला के भी कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानते हैं कि नदी द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है, नदी द्वारा लाई गई जो उड़ी हुई मिट्टी होती है, उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जो नदी के किनारे होता है ना, उसको खादर कहा जाता है। जो नदी के किनारे एकदम होता है मिट्टी, उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं कि खादर बोलते हैं। और थोड़ी सी दूरी वाली जो होती है वो बांगर होता है। तो यहाँ पुरानी होती है, बांगर जो होती है पुरानी होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर। खादर को नई मिट्टी कहा जाता है, बांगर को पुरानी। हालांकि पुरानी की बोल रहा था तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है। बोल रहा है कि जलोढ़ शंकु जो है किस अवस्था, तो जब ये नदी जो है पहाड़ी क्षेत्र से उतरती है, जब नदी जो है पहाड़ी क्षेत्र से
उतरती है तो इसकी गति बहुत तेजी होती है। उस समय वो यूथ होता है, यानी जवान होता है, युवा अवस्था में होता है। जब यह मैदानी भाग में आ जाता है, ये जब मैदानी भाग में आता है तो क्या होता है कि वह जो है कह सकते हैं कि मेच्योर हो जाता है। मेच्योर हो जाता है यानी वो जो है स्थिर हो जाता है। तो जहाँ स्थिर होता है वहीं पर जो है वो अपना मिट्टी को छोड़ते चला जाता है, और इस तरह जलोढ़ शंकु का जो है निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रौढ़ावस्था। ठीक है। और वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में क्या होता है कि वो तो डेल्टा का निर्माण करता है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परत, वायुमंडल की ऊपरी परत क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, और डी में है बाह्य मंडल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ऊपरी परत जो होगा वो होगा बाह्य मंडल। चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि वायुमंडल में जो है 5 परत होते हैं, और 4 परत का नाम तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वायुमंडल में कितने परत होते हैं? 5 परत होते हैं। पहला होता है जो पृथ्वी से एकदम सटा हुआ होता है, या पहला परत कहेंगे या आंतरिक परत कहेंगे, वो है क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई जो है 7 से 14 किलोमीटर के बीच पाई जाती है ना। और ध्रुवों में उसकी ऊंचाई थोड़ी कम पाई जाती है, 8 किलोमीटर ऊंचा पाया जाता है। ये इसका जो है क्षोभ मंडल जो है, ये जो है पृथ्वी की सबसे आंतरिक मतलब परत है वायुमंडल का, और इसको जो है 7 से लेकर 14 किलोमीटर तक जो है इसकी जो है एरिया पाया जाता है, और ध्रुवों में तो 8 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। और सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो पृथ्वी के नज़दीक वाले यान जो है क्षोभ मंडल में जो है क्या होता है, मौसमी घटनाएं होती हैं। दूसरा आ जाता है समताप मंडल, जो कि कहता है कि 50 किलोमीटर, है ना, 15 से लेकर के 50 किलोमीटर के दायरा में जो है समताप मंडल के एरिया होता है। और कह सकते हैं कि इसमें ओजोन परत भी पाया जाता है, जो पराबैंगनी सी किरणों को रोकता है ना। ओजोन लेयर जो है कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो सप्ताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन क्या करता है, तो पराबैंगनी सी किरणों को रोकता है। साथ ही क्या करता है कि ताप जो है तापमान बढ़ने नहीं देता है। ये सारे जो है समताप मंडल का काम है। समताप मंडल में जो है कह सकते हैं कि जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ने में बहुत अनुकूल जलवायु पाया जाता है, अनुकूल मौसम पाई जाती है। चलिए मध्य मंडल की ऊंचाई जान लेते हैं। तो 80 किलोमीटर तक जो है मध्य मंडल की ऊंचाई होती है, कितना, 80 किलोमीटर तक। उसके बाद बाह्य की अगर बात करें तो ये जो है 600 से लेकर के कह सकते हैं 10,000 किलोमीटर तक के एरिया में पाया जाता है। 600 से लेकर के 10,000 एरिया तक जो है बाह्य मंडल पाई जाती है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परत, तो ऊपरी परत जो है आपका बाह्य मंडल होगा, जो 600 से 10,000 किलोमीटर की एरिया में ये इसका जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशेषित कर लेती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो यहाँ है नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम और नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पराबैंगनी किरणों को जो है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जो है कौन रोकता है, तो ओजोन रोकता है ना। ये कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में जो है पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सुबह का जो तापमान होता है ना, मॉर्निंग का जो तापमान होता है थोड़ा कम होता है। फिर शाम वाला भी ज़्यादा थोड़ा उतना नहीं होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो है दोपहर में और अपहरण में 2 बजे 12 बजे 2 के बीच में जो है ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा, सी, अपहरण। चलिए बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कहता है कि निम्नलिखित में कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, या इनमें से सभी।
क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि पृथ्वी के लिए जो काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, अक्षांश रेखाएं, है ना, लेटिट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, कितने हैं? तो ये जो हैं टोटल 181 रेखाएं। कितने हैं? और देशांतर जो है, देशांतर रेखा जो है वो कितना है? देशांतर जो है वो है 360। देशांतर रेखा कितने हैं? 360। और अक्षांश रेखाएं जो हैं 181 है। अच्छा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। और दो देशांतरों के बीच का समय जो होता है वो 4 मिनट का होता है। दो देशांतर ऐसी सी जो रेखाएं होती हैं, है ना, पृथ्वी के अंदर, तो ये जो है दो देशांतर रेखा के बीच का जो मिनट है वो 4 मिनट का डिस्टेंस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? या कहते हैं चक्रवात कहते हैं, विली विलीज कहते हैं, या हरिकेन कहते हैं, या टाइफून कहते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो पृथ्वी है और बीच में जो इक्वेटर गया हुआ है, उसके बाद है कि कैंसर है, और उसके बाद जो है कैप्रिकॉर्न है ना, या कर्क रेखा, विषुवत रेखा और जो है मकर रेखा के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिक्स एरिया कहा जाता है। तो ट्रॉपिक्स एरिया यहाँ पर उष्णकटिबंधीय बोला था, इसलिए मैंने बताया। अब यहाँ पर जो है चक्रवात, विलीज या हरिकेन या फिर टाइफून होगा, तो आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है विली कहा जाता है, यानी विली विलीज कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि वाताग्र जनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये वाताग्र जनन है क्या? ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो ये जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उस प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां आपस में जब मिलती हैं तो उस प्रक्रिया को ही वाताग्र जनन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका है, कौन कहा था? ट्रिवार्था, पीटरसन या क्रिचफील्ड और बर्गरॉन। तो इनमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, बर्गरॉन। इन्होंने जो है वाताग्र जनन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत में मानसून है वो दो प्रकार का है, एक दक्षिण पश्चिम और एक है उत्तर पूर्व। और दक्षिण पश्चिम जो है जून जुलाई में आ जाता है। किस महीने में आ जाता है? तो जून जुलाई में आ जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 जून को केरल में मानसून जो है प्रवेश कर जाती है। 1 जून को कहाँ पर? तो केरल में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि सबसे पहले भारत में मानसून का प्रवेश कहाँ होता है? तो होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। बोलता है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायुमंडल तो कह नहीं सकते हैं, मौसम तो कह नहीं सकते हैं, जलवायु नहीं, बल्कि क्या कहेंगे हम लोग? वर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्षण। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। फिर कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर, 5 जून, 30 अक्टूबर या 8 मार्च। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। क्या पूछेगा? तो यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन आपका आंसर होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। अब आइए हम लोग बोलता है कि हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कौन है उत्तरदायी? तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन। बोल रहा है कि हरित गृह प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो आपका ऑप्शन सही होगा
डी ऑक्सीजन। ये हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है उत्तरदायी नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारक हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव ये गैसें वायुमंडल में मौजूद रहकर ये सूर्य की गर्मी को वापस जाने से क्या करता है, रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये क्या करता है कि जब सूर्य की प्रकाश को एक बार ऑब्जर्व करता है तो अब फिर रिटर्न नहीं छोड़ता है ना। यही कारण है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समुद्र का जो पानी है कितना टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मिनिमम जो है वह 20% में जो है रहता है। कितना में रहता है, 20% जो है उसका तापमान जो है रहता है। ऑप्शन ए होगा। अब आ जाइए 24 में, सबसे कम लवणता वाला सागर कौन सा है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन है सैरगैसो सागर, श्वेत सागर, पूर्वी भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। तो यहाँ ऑप्शन होगा श्वेत सागर, है ना। सबसे कम लवणता वाला जो है वो कौन है, तो है आपका श्वेत सागर। और श्वेत सागर जो है, अच्छा अगर हम लोग सबसे कम जो है लवणता अगर श्वेत सागर में पाया जाता है तो श्वेत सागर कहाँ है, तो श्वेत सागर रूस के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित है। अच्छा ये भी हम लोग जान लेते हैं कि सबसे अधिक लवणता वाली जो झील है वो ओन झील है, ओन झील, और लगभग जो है 330% जो है लवणता पाई जाती है उसमें। वॉन झील टर्की में है जो सबसे ज़्यादा लवणता पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील है ये, है ना। और सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवणता होती है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी देख लेना है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, बोल रहा है कि अल नीनो धारा प्रकट होती है। अल नीनो जो है धारा प्रकट होती है कहाँ, ब्राजील तट पर, पेरू तट पर, अलास्का तट पर, या आपका ऑप्शन है डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पर। तो आंसर हो जाएगा पेरू, पेरू तट पर। अच्छा पेरू कहाँ है, ये भी तो जानने वाली बात है। पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है ना, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और जो है पेरू के तट पर मध्य और पूर्व मध्यवर्तीय प्रशांत क्षेत्र में जो है ये धारा जो है अल नीनो धारा जो है प्रकट होती है, ये भी जानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में आते हैं। बोल रहा है कि बृहत ज्वार आने का क्या कारण है। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण करना। बी में है सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे के विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। और सी है तट रेखा का दंतुरित होना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। क्या होगा, ए आंसर। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल होना जो है बृहद ज्वार आने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 27 में। बोला है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, पालतू जीवों के लिए, या संरक्षण के लिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा किसी भी जीव जंतु को बचाने के लिए यानी संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए जाते हैं। हालांकि लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन शिकार नहीं कर सकते हैं, है ना। वहाँ पाला नहीं जाता है बल्कि वहाँ संरक्षण दी जाती है, बचाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में है जैव विविधता कहाँ समृद्ध है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर ऑप्शन सी है ध्रुवीय क्षेत्रों में, महासागरीय क्षेत्रों में। तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जो बीचे बीच जो रेखा गई है विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर है,
उसके बाद कर्क रेखा है, उसके बाद जो इधर मकर रेखा है, तो इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। और सूर्य जो है, सूर्य का रोटेशन जो है ये तीनों रेखा के इर्द गिर्द होता है ना। तो जहाँ पर सूर्य की प्रकाश पहुँचती है उस आसपास जो है आप ये जानिए कि मानव निवास के लिए जो है बहुत ही अनुकूल जलवायु है। इसलिए जो है बच्चों इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन कर रहा है कि जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी अभी जैसा मैंने कहा कि पृथ्वी के जो इक्वाटर है और ये जो है कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इस आसपास में जो है ज़्यादा सूर्य का जो है प्रकाश पाई जाती है ना। और यहीं पर जो है जैव विविधता देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर में ढका हुआ है। आपके बीच ऑप्शन है 50, 60, 71, 80। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है पृथ्वी में ज़्यादातर एरिया में पानी है, तो कितना परसेंट है, तो 71% है। कितना परसेंट? 71%। ठीक है। और पृथ्वी पर मौजूद पानी का जो है 97% हिस्सा जो है वो खारा पानी है, समुद्र में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 30 में आते हैं। बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको देखना होगा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो ये राजस्थान है। क्या होगा आंसर? राजस्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि इसका क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना है? 3,42,239 जो है वर्ग किलोमीटर में जो है इसका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश बड़ा है। कौन है? उत्तर प्रदेश बड़ा है, ये भी याद रखना है आपको। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये कहलाता है, लमसम जो है 20 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा, जो यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप जानना चाहेंगे तो सबसे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा वाला राज्य जो है गोवा है, और बड़ा वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। सबसे अगर बड़ी जनसंख्या वाली बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। बोला है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, काराकोरम। हालांकि ये चारों जो हैं मोस्ट हाइट वाले हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी जानने वाली बात है। तो 8,848 है। माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो है 8,848 है। माउंट एवरेस्ट का जो इतना मीटर जो है ऊंचा है। तो सबसे ज़्यादा अगर बड़ा है कोई तो माउंट एवरेस्ट है, विश्व का सर्वोच्च बोला है। और भारत का बोलता तो कंचनजंगा हो जाता। भारत के लिए कंचनजंगा और विश्व के लिए कौन होगा? माउंट एवरेस्ट। अच्छा, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? फिर क्वेश्चन पूछ दिया। ये 3 बार क्वेश्चन जो है पूछा है हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेथिस सागर से हुआ है। कहाँ से? टेथिस सागर। तो मैंने कहा था कि जब विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, तो उन्होंने बताया था कि शुरुआत में जो है पृथ्वी 2 भाग में होती हैं, ये धीरे धीरे 3 भाग में हो जाता है, अंगारा और गोंडवाना। तो बीच में टेथिस सागर, और फिर दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर ग्रेविटेशन के कारण जो आपस में टकराता है, और जिस कारण जो है हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो मेन यहाँ पर क्या होगा? टेथिस सागर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 33 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा ये कोसी नदी है। कहाँ है? कौन सी नदी है? तो कोसी नदी जो है बिहार को, यहाँ जो है ना कोसी नदी के कारण जो है बिहार का 9 महीना का ही कैलेंडर होता है। 3 महीना ये परेशान करके रखा हुआ रहता है, बरसात में डूब जाता है। तो यहाँ पर बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर आएंगे तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, तो आपको याद रखना होगा ये नर्मदा नदी निकलता है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा। और मानसून शब्द मूल्यतः किस भाषा के शब्द से बना है? क्वेश्चन नंबर 35 जो है मानसून जो है, अच्छा मानसून भारत में कितने प्रकार के हैं ये जान लेते हैं हम लोग। मानसून जो है भारत में दो प्रकार से प्रवेश करती है। एक है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो ये भारत में आगमन 1 जून को केरल में सबसे पहले करता है। और एक मानसून जो है उत्तर पूर्वी है, ये जो है लौटती हुई मानसून कहते हैं। तो यह मानसून दो प्रकार के, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है कि मानसून शब्द मूल्यतः किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी, लैटिन, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो आपके बीच जो है वो बना है अरबी भाषा से। किससे बना है? अरबी भाषा से जो है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसिम से हुआ है। किससे हुआ है? मौसिम। मौसिम मौसिम शब्द से जो है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 36 में देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? भारत के उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम मान लो ये भारत है, तो भारत का इधर उत्तर और इधर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में जो बारिश होती है किस कारण होती है ना? उसका कारक क्या? लौटता हुआ मानसून, स्थानीय झंझावत, फिर पश्चिमी विक्षोभ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो हमको लग रहा है पश्चिमी विक्षोभ ही होना चाहिए। 36 का जो है आंसर आपका होगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। और हम लोग आते हैं 37 क्वेश्चन नंबर में। बोलता है कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? कर्नाटक में, बिहार में, बिहार में तो मतलब क्या है ना कि बहुत कम है, फिर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो आप सभी का क्या ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो आज वन है वो है मध्य प्रदेश में। लमसम जो है 77,482 वर्ग किलोमीटर में जो है मध्य प्रदेश में जो है वन पाया जाता है। 77,482 वर्ग किलोमीटर में जो है आज भी जो है वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से इतना जंगल पाया जाता है, वन पाया जाता है। तो सबसे अधिक जंगल कहाँ है, वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, याद रखना है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। अब यहाँ पर देखिए किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? किस राज्य में लोकताल झील है? केरल में है, उत्तराखंड में है, मणिपुर में है, राजस्थान में है। तो आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। लोकताक झील जो है कहाँ पर है? मणिपुर में। हालांकि आपको अगर जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में कौन सा झील पाया जाता है, तो भीमताल वहाँ पर जो है फेमस है। उत्तराखंड में जो एक झील है जिसका नाम है भीमताल झील। फिर केरल में जो है वेम्बनाड झील है। केरल में जो है एक झील है वेम्बनाड जो काफ़ी फेमस है। फिर एक राजस्थान में है जयसमंद और राजसमंद। ठीक है ना। राजस्थान में दो बहुत ही फेमस झील हैं जिनका नाम है जयसमंद और राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग देख लेते हैं। बोल रहे कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? जब तितली उड़ती हैं तो ये आगाह कर जाती हैं कि कुछ जो है गलत होने वाला है। तो क्या होने वाला है? तितली किस प्राकृतिक आपदा, आपदा मतलब क्या होता है? आपत्ति आना, आफत आना। तो बाढ़ से रिलेटेड है, चक्रवात से रिलेटेड है, भूकंप से रिलेटेड है, या ज्वालामुखी से रिलेटेड है? तो ये आंसर होगा चक्रवात। किससे है? चक्रवात। तितली जो है प्राकृतिक आपदा का जो इसका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा है, यानी उड़ने लगती हैं, तो समझ जाना कि क्या आने वाला है? चक्रवात आने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? स्वर्णरेखा, तीस्ता, कोसी या दामोदर। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखेंगे
तो यहाँ पर जो है बंगाल के शौक दामोदर, कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा आपका ऑप्शन दामोदर होगा, है ना, बंगाल का शोक। और हम लोग अभी देखे थे बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का जो शोक हम लोग कोसी नदी के नाम से पढ़ के आ रहे हैं, जो है कौन है, तो कोसी नदी। ठीक है, तो अगर आप सभी को अच्छा लगे बच्चों तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और इसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम में आएगा। धन्यवाद।